नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। सुशील मोदी लंबे समय से बिहार में बीजेपी में सबसे बड़े नेता माने जाते रहे हैं और इसीलिए उप मुख्यमंत्री भी अब तक वो हैं। लेकिन जिस तरह ये बीजेपी की नीतियों के उलट नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं, पार्टी में साफ तौर पर खींचतान नजर आ रही है। नीतीश कुमार को चेहरा मानने की बात हो या एनआरसी का मुद्दा हो, सुशील मोदी जेडीयू की बोली में शामिल हो गए हैं। एनआरसी पर तो वो सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री के उलट बोल रहे हैं। इसी बीच संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। संजय जायसवाल ने यहां तक कह दिया कि पार्टी प्रवक्ता के बयान ही पार्टी के बयान है, जो सच भी है। यानी वो सुशील मोदी के बयान को साफ तौर पर खारिज कर रहे हैं। और फिर सुशील मोदी ने ऐसा क्यों कहा? दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में समान सीटों पर लड़कर बड़ा भाई बन चुकी बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी बड़ा भाई बनना चाहती है। इसलिए एक धड़ा बीजेपी से ही किसी को मुख्यमंत्री चाहता है। अब आप बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान का बयान याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को 15 वर्ष का मौका मिला, अब यह मौका बीजेपी को मिलनी चाहिए। यानी बीजेपी जेडीयू में तो रिश्ते तल्ख थे ही, अब बीजेपी के अंदर ही खटपट दिख रही है। ये विरोधाभास क्यों है? हम अपने साथ जुड़े मेहमानों से इसे समझेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार बीजेपी का अंतर्कलह अब खुलकर सामने आता दिख रहा है। एक के बाद एक बयान और पार्टी के अंदर ही इन बयानों के बाद मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सप्ताह पहले जब संजय पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, इस बयान के बाद जेडीयू की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। लेकिन इसके बाद सुशील मोदी ने कह दिया कि 2020 के कप्तान नीतीश कुमार हैं। फिर सुशील मोदी से कदम छोटे कई नेताओं ने ये कह दिया कि 2020 का चेहरा अभी कैसे तय हो सकता है। अब ताजा मामला एनआरसी का है, जब सुशील मोदी ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि बिहार में एनआरसी की जरूरत नहीं है। इसके चंद घंटे बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगा। जो देश के नागरिकों के संसाधन पर जिसका हक होना चाहिए, उससे जुड़ा मुद्दा, उस पर किसी भी प्रकार से अलग अलग विषय नहीं होने चाहिए। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी के बयान के बाद अब इस पर कोई दोबारा डिबेट की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता क्या बोलते हैं ये मायने रखता है, किसी और के बोलने से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पार्टी के प्रवक्ता जो बोलते हैं वही पार्टी का निर्णय और वही पार्टी का लाइन होता है। उसके बाहर कौन क्या बोलता है यह मेरे चिंता के विषय नहीं है। संजय पासवान का बयान, फिर सुशील मोदी का बयान, फिर सुशील मोदी के विरोधी गुट के नेताओं का दिल्ली में मिलना, फिर तुरंत ही प्रदेश अध्यक्ष का चयन। इसके बाद एनआरसी के मसले पर गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय सरीखे नेताओं के बयान, फिर रामविलास का नीतीश के चेहरे पर बयान के बाद सुशील मोदी के ताबड़तोड़ ट्वीट्स। ये सब जेडीयू को भले ही अच्छे लग रहे हों, लेकिन बीजेपी को नहीं सुहा रहा है। इधर जेडीयू एनआरसी के मसले पर अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। आज की हमारी अपनी स्टैंड है जो हमारी पार्टी का, वो हम अपनी पार्टी के स्टैंड पर कायम है। बहरहाल आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ मसलों पर पार्टी दो खेमों में बढ़ती हुई जरूर दिख रही है। सहारा समय के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार। संजय जायसवाल बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बने। मौजूदा समय में इनका प्रदेश अध्यक्ष होना आखिर क्या कहता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा सवाल ये है कि केंद्रीय नेतृत्व संजय जायसवाल को अध्यक्ष बनाकर बिहार में क्या साधना चाहता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार सुशील मोदी पर निशाना साध रहे हैं, जब से उन्होंने नीतीश को कप्तान घोषित करने वाला ट्वीट किया है। बयान के घमासान के बीच काफी सोच समझकर संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष का कमान दिया गया है। इसके पीछे आखिर क्या माजरा हो सकता है? क्या इसे सुशील मोदी खेमे की कामयाबी मानी जा सकती है? जानकारों की माने तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है।
दरअसल संजय जायसवाल को अध्यक्ष बनाकर सबसे पहले बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि बीजेपी सिर्फ सवर्णों की पार्टी नहीं है, यानी लगातार दूसरी बार पिछड़े के हाथ में प्रदेश का कमान देकर केंद्रीय नेतृत्व पार्टी को सवर्णों के ठप्पे से मुक्ति दिलाना चाहती है। संजय जायसवाल को बतौर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का सीधा मतलब बिहार में अपने सत्ता के साझेदार को साफ साफ संदेश देना भी है। संजय जायसवाल जी एक कुशल नेतृत्व करता है और लगातार 3 टर्म से सांसद हैं। निश्चित रूप से उनके अनुभव का और उनके कार्यशैली का और व्यवहार का लाभ मिलेगा पार्टी। जरा याद कीजिए कैसे लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में पिछड़ों की पार्टी होने में जेडीयू ने बाजी मार ली थी। जेडीयू ने 17 टिकट में से 16 पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को दिया था। दूसरी तरफ परोक्ष रूप से बीजेपी पर सवर्णों की पार्टी होने का राजनीतिक ठप्पा लग गया था। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो संजय जायसवाल को अध्यक्ष बनाकर सुशील मोदी को ही साधने की तैयारी की गई है। सर्वविदित है कि वर्तमान में सुशील मोदी बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर 2.5 दशकों से स्थापित नेता हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में सुशील मोदी का दिल्ली के लोगों से दिल मिलता नहीं दिख रहा है। ध्यान देने की बात है कि बीजेपी को वैश्यों की पार्टी भी कहा जाता रहा है। बिहार में वैश्य नेता के तौर पर सुशील मोदी की एक अलग पहचान है। संजय जायसवाल का अध्यक्ष बनाया जाना कहीं बिहार के मोदी की पहचान छीनने की कवायद तो नहीं है। सहारा समय के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। हम वो आपको वो हिस्सा बाद में दिखाएंगे, अब चर्चा में शामिल हो लेते हैं। हमारे से इस वक्त कई मेहमान जुड़ चुके हैं पटना स्टूडियो में। इस वक्त निखिल मंडल, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं जेडीयू के, आपका बहुत स्वागत है। रामविलास जी, आप हम के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ केंद्रीय स्टूडियो में बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता आनंद झा, आपका बहुत स्वागत है। तो आनंद जी, हमें जरा समझाइए कि आखिर बयानों के इस दौर में सुशील मोदी जी जो सीनियर मोस्ट नेता हैं बिहार बीजेपी में, जो डिप्टी सीएम भी हैं, उनके बयान जो बीजेपी के अपने आधिकारिक बयान है, जो स्टैंड है बीजेपी का, उससे अलग क्यों हो रहा है? देखिए, बीजेपी का जो आधिकारिक बयान है जी, वो उससे अलग नहीं है। वो सरकार के बयान से हो सकता है कि दे रहे हों, वैसे मैंने बयान सुना नहीं है। एनआरसी को लेकर बहुत सीधा मैं आपसे सवाल सीधा दोहरा ही देता हूँ। हाँ। एनआरसी के मुद्दे पर बीजेपी का स्टैंड है ये कि पूरे देश में एनआरसी का मुद्दा है, उसमें बिहार भी शामिल है और उसको लेकर तमाम कवायदें भी चल रही है। लेकिन इधर एनआरसी को लेकर सुशील मोदी जब खारिज करते हैं कि नहीं, बिहार में एनआरसी की जरूरत नहीं है, तो इसे किस रूप में देखा जाए? नहीं, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि एनआरसी के मुद्दे पर में या बांग्लादेशी को बिहार से निकाला जाए, इस मुद्दे पर में किशनगंज में एक बार बड़ा आंदोलन हुआ था और हम लोग छात्र जीवन में सुशील मोदी जी के नेतृत्व में ही वहां पहुंचे थे। तो मुझे ये भी बयान मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इस तरह का बयान आया है वो किस परिस्थिति में और क्या बात है मैं नहीं समझ रहा हूं। लेकिन मैं एनआरसी वाले मुद्दे पर हम लोगों का पहले से ही स्टैंड रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी या हमारी सरकार आएगी तो हम बांग्लादेशी जो भी बिहार में बसे हुए हैं या जो भी अनधिकृत रूप से बाहरी आके बसे हुए हैं उनको हम लोग निकालेंगे। हमारा जो संसाधन है, हमारी जो जमीन है, हमारा जो सोर्स है, रिसोर्स है, उस सब पर में ज्यादा से ज्यादा वहां के स्थानीय लोगों को मिल सके। ये कमोबेश पूरे भारतवर्ष में ये पार्टी के स्टैंड से तो पूरा देश वाकिफ। जी जी। लेकिन आपके सुशील मोदी जी क्यों अनभिज्ञ हैं? सवाल तो यही है बस। मुझे इस विषय की विशेष जानकारी नहीं है, मैं ज्ञात नहीं है कि क्या उनका स्टेटमेंट है। लेकिन मैंने कहा ना कि सुशील जी के नेतृत्व में हम लोग किशनगंज में एक आंदोलन में शरीक हुए थे जिसमें बांग्लादेशियों को यहां से निकाला जाए, जो अनधिकृत रूप से यहां आके बस गए हैं उनको निकाला जाए। और किशनगंज में बड़ा कार्यक्रम हुआ था, लगभग हम लोग 20,000 से अधिक पूरे बिहार से छात्रगण पहुंचे थे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आप उस दौर को याद कर रहे हैं जिस दौर में ऐसा हुआ था, लेकिन हम तो वर्तमान की बात करें जिस दौर में ऐसा बयान आ रहा है। तो ये अपने आप में विरोधाभास लग रहा है और इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या संकेत है, वो मेरे ख्याल से पार्टी बेहतर जानती है। नहीं, पार्टी, हमारे पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई भी विदेशी या कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनका अधिकार नहीं है वो हटाए जाएंगे, निकाले जाएंगे। और उसी क्रम में
असम में एनआरसी का रजिस्टर तैयार हुआ और असम से जो भी लोग अभी भी जिनको ग्रीवांस है, सारी प्रक्रिया चल रही है, तो हम लोग भी देख ही रहे हैं। तो भाई, आपके सहयोगी जेडीयू निखिल मंडल जी, आपकी पार्टी का तो स्टैंड सबको मालूम है एनआरसी के मुद्दे पर भी, और सुर में सुर सुशील मोदी जी मिला ही रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा होगा? देखिए, कितना अच्छा लगने की बात नहीं है, जो वास्तविकता है। देखिए, एनआरसी को लेकर पूरे देश में अलग अलग बातें हो सकती है, लेकिन बिहार के संदर्भ में ये स्पष्ट है कि ना कोई ऐसा आंकड़ा है, ना ऑफिशियली कभी किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आंकड़ा जारी किया गया है, और ना हमें कोई इंफॉर्मेशन है कि इस तरह के आंकड़े हैं जिसके तहत बिहार में एनआरसी की जरूरत पड़े। तो हमारा स्टैंड क्लियर है। बाकी सुशील मोदी जी जो कह रहे हैं वो भी वही कह रहे हैं, क्योंकि जो भी बिहार के राजनीति से या यहाँ के तमाम चीजों से अवगत रहेगा, कंसर्न रहेगा, तो जानेगा कि हाँ, सच्चाई क्या है। भारत कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं कि पूरे भारत के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में जो दिक्कतें हों वो बिहार में भी हों। तो सुशील कुमार मोदी जी भी स्पष्ट रूप से जो बात कह रहे हैं बिल्कुल वही बात। तो निखिल जी, क्या ये माना जाए कि जेडीयू की नजर में बिहार में कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है, कोई भी रोहिंग्या मुसलमान वहां नहीं आया है, और ना ही कोई ऐसा अनधिकृत व्यक्ति बिहार में रह रहा है? सर्वथा जो बिहार में जितने भी बाशिंदे हैं वो सब देश के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं और अधिकृत नागरिक हैं। यदि आपके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब ये माना जाए कि ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है वहां पर। आनंद जी, मैं आऊंगा आपके पास। बिल्कुल स्पष्ट रूप से एनआरसी की जरूरत बिहार में है ही नहीं, क्योंकि ऐसे कोई ना आंकड़े। एनआरसी की जरूरत एक पार्ट हुई, और दूसरी पार्ट जो आप इस बात की सहमति जता रहे हैं, आंकड़े आए हैं बिहार के संदर्भ में, तो आपको भी पता होगा कि नहीं। ठीक। रामविलास जी, क्या आपको लगता है कि जो बात निखिल जी कह रहे हैं और सुशील मोदी जी इस बात की वकालत कर रहे हैं, दरअसल वैसी ही परिस्थिति बिहार में है, और वाकई बीजेपी का जो अपना स्टैंड है, आधिकारिक स्टैंड, वो बिहार पर लागू होता है, वो गलत है? देखिए, निखिल जी, मंडल जी के बहुत हद तक बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ बातें सोचनीय है कि मोदी जी अगर इस समय किशनगंज में बड़े भाई ने कहा कि हमने आंदोलन किया था और वहां के बंगलावासियों को निकालने के लिए, तो जब आपको निकालने की अगर मोदी जी का पहले से प्रोग्राम था तो उनका राशन कार्ड क्या बना है, इंदिरा आवास क्यों बना दिया, बिजली का लाइन क्यों दे दिया, वोटर लिस्ट में नाम क्यों दिया, जब आपका निकालने का ही प्रोग्राम था? तो ये सब जो गरीबों को, जो यहाँ भारत में रहे, वो नागरिक जो है, जो वो पट्टी में गरीब सुविधा जो रहने बेरोजगार रह रहे हैं, उनको हटाने की एक साजिश है। और जहां तक मुझे अपना व्यक्तिगत विचार है कि ये नीतीश कुमार जी के कंधे पर रखकर बंदूक छोड़ने की एक साजिश है। मेरा अपना विचार व्यक्तिगत ये होगा। नहीं तो अगर ये सब सारी योजनाएं थी और वो उन्होंने आंदोलन किया था, तो सारी योजनाओं तो सरकार की योजना को लाभ देने की क्या उचित था? उन लोगों को लाभ नहीं देते, मान लिया गया है, कलेक्शन नहीं देते, रामविलास जी राशन कार्ड नहीं बनाते। नहीं, तो ठीक है ना, तो आपने उनको बनाया। अब भाई 15 वर्ष से एनडीए की सत्ता है, बीच के एक कालखंड को यदि हम छोड़ दे, छोटा सा कालखंड, तो लगभग 13-13.5 वर्ष का कालखंड रहा है बीजेपी का और जेडीयू का ही बिहार में। तो सत्ता में आने के बाद संभवतः ये नहीं माना जा रहा होगा कि ये लोग अनधिकृत हैं। तो डॉक्टर संजय कुमार, ये जो बयान सुशील मोदी जी का बार बार बिहार के मसले पर इस तरह के बयान आ रहे हैं, एक तो कुछ दिन पहले लीडरशिप को लेकर उनका एक सेपरेट बयान था और फिर पार्टी के अन्य नेताओं का एक बयान था, एनआरसी के मुद्दे पर उनका बहुत साफ साफ बयान है, अमित शाह जी का भी अपना एक बयान चल रहा है, और बीजेपी का अपना आधिकारिक स्टैंड तो है ही। तो इसको किस रूप में देखा जाए, विरोधाभास के रूप में, या कुछ पकड़ा है, कुछ चल रहा है, या फिर ये माना जाए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं? नहीं, एक चीजें तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर से चाहे जितनी मजबूत बिहार में दिखे, लेकिन यहां बिहार में गुट में बटी हुई तो दिखती है। और एक गुट जो सुशील मोदी जी के नेतृत्व में चीजों को रखती है सामने, एक गुट जो बिल्कुल उनसे इतर अपना ये रखती है। तो ये चीजें तो दिखती है समय पर, और उसके लिए वो केंद्रीय नेतृत्व का लोग हवाला देते हैं कि जब केंद्रीय नेतृत्व ने कोई चीजें तय नहीं की तो फिर ये सुशील मोदी जी ये इस तरह से बयान कैसे देते हैं। सुशील मोदी जी फिर आते हैं और कहते हैं कि मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री हूं,
मैं एक कद्दावर नेता हूं और हमारी बातों को आप लोग हल्के में क्यों लेते हैं? मैं अगर कह रहा हूं तो पार्टी के तरफ से और पार्टी के अधिकृत बयान के तरह इसको लीजिए। तो स्वाभाविक है कि उन्हीं के पार्टी के नेताओं के जो बयान है वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है और चीजें एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि एक विरोधाभासी स्वर दिखता है। रह गई बात कि चाहे 2020 का चेहरा की बात हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, अब आप देखेंगे तो चीजें स्पष्ट नहीं दिखती है कि क्या सुशील कुमार मोदी जी जो बोल रहे हैं वह पार्टी का अधिकृत बयान है या उसी को मान लिया जाए कि नहीं। अगर बिहार के डिप्टी सीएम अगर कुछ बोल रहे हैं मतलब भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से बता पा रहे हैं आपसे कि हमारे सांगठनिक तौर पर जो चीजें बयान के आपने बिल्कुल सही पकड़ा है और यही बुनियादी सवाल भी है, या सुशील मोदी जी कहते हैं उसको माने। ठीक बात। आनंद जी, दरअसल यहीं पर आकर प्रश्न उठता है। एक चीज मिश्रा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। हाँ प्लीज। कि माननीय निखिल मंडल जी बताए कि आंकड़े नहीं हैं, तो कोई भी आंकड़ा, आज एनआरसी का आंकड़ा अगर असम में तैयार हुआ तो असम गवर्नमेंट तैयार किया है, तो आंकड़े नहीं है तो आंकड़े तैयार कर लिए जाएंगे। जो भी हमारे देश से नहीं है, जो भी अनधिकृत रूप से हमारे देश में रह रहे हैं, वो हटाए जाएंगे और उसके आंकड़े तैयार करने का काम सरकार की है और खास करके राज्य सरकार की होती है। और रामविलास जी बोले कि गरीब गुरबा के अधिकार को हटाना चाहते हैं, तो रामविलास जी आप एक चीज जान जाइए, सुनिए, आंकड़े नहीं है तो आंकड़े तैयार किए जाएंगे और आंकड़े तैयार हो जाते हैं। आंकड़े तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और राज्य सरकार की होती है। और आज भी असम में जो हुआ है राज्य सरकार ने किया है। और रामविलास जी को मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए, रामविलास जी बताना चाहता हूँ। आप लोगों से ही जवाब लेंगे, प्लीज धैर्य रखिएगा सर, क्योंकि सवाल आप सुनेंगे नहीं। बुनियाद पर आंकड़े तैयार होते हैं, बुनियाद पर। रामविलास जी, मैं आपको बात आप अभी बहुत अच्छी बात की है कि गरीब गुरबे के अधिकार को मारने की बात कर रहे हैं। आपको गरीब गुरबे के अधिकार की चिंता नहीं है, इसलिए किसी अनधिकृत व्यक्ति को आप अलाउ करने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर भारतीय नागरिक, हर व्यक्ति जो भारत का वासी है, उसकी हर सुविधा की चिंता करता है। और हम उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति, कोई अनधिकृत व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति अगर गरीब गुरबा के अधिकार पर में हनन करता है या उसके अधिकार को छीनता है, उसकी जमीन को छीनता है, तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है कि इस विषय को आगे तक ले जाएगा और हम अपने नागरिक को और गरीब गुरबा को, जो भी वंचित व्यक्ति हैं, उनको अधिकार दिलाएंगे। आपको भी अगर आना होगा तो आप हमारे साथ आइएगा। गरीब गुरबा की चिंता आप इस तरह बोल के कि गरीब गुरबा की अधिकार की बात भारतीय जनता पार्टी हटाने की करती है, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। गरीब गुरबा के अधिकार के लिए आप हमारे साथ आइए कि हमारे अधिकार को, गरीब गुरबा के अधिकार को जो वंचित करता है उसको रोके। रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ पे मेरा सिर्फ, मैं फिर उसी सवाल पर आता हूँ कि जब आप बीजेपी का इतना पूरा ऐलानिया तरीके से आप बता रहे हैं कि ये स्टैंड है और ऐसा है वैसा है, इतनी चिंता है भारत के हर नागरिक की, आपके वरिष्ठतम नेता है सुशील मोदी जी वहां पर बिहार में, उनके बयान फिर ऐसे क्यों आ रहे हैं? और इधर जब निखिल मंडल कहते हैं कि ऐसे आंकड़े ही उपलब्ध नहीं है, और तो फिर सरकार तो आप दोनों की मिलीजुली चलती ही है लंबे समय से, फिर वो आंकड़े हुए क्यों नहीं आज तक उपलब्ध? सवालों के घेरे में तो आप दोनों हैं। फिर नहीं, देखिए, काल और परिस्थिति के अनुरूप आंकड़े भी तैयार हो जाएंगे। परिस्थिति अभी है कि आंकड़े तैयार हो जाएं और अभी उचित समय है, हम आंकड़ा तैयार करवाएंगे और सरकार वहां की करवाएगी, स्थानीय सरकार ही करवाती है। निखिल जी, क्या आप लोग आंकड़े तैयार कर रहे हैं? क्या एक्चुअल स्टेटस है बिहार में नागरिकों का? देखिए, आंकड़े नहीं है का मतलब कि जब घुसपैठियां हैं ही नहीं, ऑलरेडी सब रेसिडेंट ऑफ बिहार हैं। अब सोचिए, तो फिर नए आंकड़े आप तैयार करके क्या दिखलाएंगे? जब मैं कह रहा हूं कि एनआरसी बिहार में जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल बकवास बात है एनआरसी अगर बिहार के संदर्भ में बात होती है तो। और दूसरी बात कि इतने सारे दिक्कत अगर बीजेपी के किसी भी व्यक्ति को है इस स्टेटमेंट से, तो मुझे लगता है सबसे पहले सुशील कुमार मोदी जी के तहत उन्हें आना चाहिए, क्योंकि सुशील कुमार मोदी जी डिप्टी सीएम है और वेल इन्फॉर्म पर्सनालिटी है। एक बीजेपी में अगर आप कहेंगे कि वेल इन्फॉर्म जो डाटा के साथ बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से सुशील कुमार मोदी जी को माना जाता है। मुझे लगता है मुझे समझाने या जेडीयू को समझाने से पहले बेहतर होगा कि सुशील कुमार मोदी जी से डिस्कस कर ले और फिर हमारे पास आए। आनंद जी, है कोई जवाब आपके पास? नहीं, सुशील कुमार मोदी जी से जो शीर्ष नेतृत्व हैं और वो शीर्ष लीडर हैं हमारे बिहार में, और वो लोग चर्चा करेंगे और हमारा एनआरसी प्रायोरिटी है और हम पूरे भारतवर्ष में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
ठीक है, और उसमें जो भी अड़चन आएगी, अड़चन तो किसी भी अच्छे कार्य के लिए को आप प्रारंभ कीजिए तो अड़चन तो आती ही रहती है। जो डेविल फोर्सेज हैं वो तो एक्शन में आते ही हैं। इसमें सबसे बड़ा अड़चन तो आपके सुशील मोदी जी हैं। अब देखेंगे, सुशील मोदी जी हैं तो सुशील मोदी जी से शीर्ष नेतृत्व बात करेगी। रामविलास जी, दरअसल बीजेपी का बहुत साफ मानना है कि चाहे बिहार की आप बात करें, ये बात सही है, बंगाल से सटा हुआ है बिहार। ये बात भी सही है कि बांग्लादेश के बॉर्डर से भी नजदीक पड़ता है बिहार। ऐसा भी नहीं कि बिहार बहुत दूर पड़ता है। गाहे बगाहे बिहार के कोने कोने में बांग्लादेशी लोगों को देखा भी जाता है, ये भी सच है। सरकार चाहे कितना भी करे, सब बिहारी नागरिक हैं, तो इसको लेकर चूंकि हम सब भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा भी नहीं कि हमारे पास कोई मंगल ग्रह का आंकड़ा हमको चाहिए। एक नजर भी बहुत कुछ देखती है, उसको सरकार यदि आंकड़े के रूप में नहीं देखती है तो फिर इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए संजय जी, ये बड़े भाई मोदी जी का एक ये जो वक्तव्य है, इस चुनाव का, विधानसभा का चुनाव का एक ध्रुवीकरण विचार आया है, और ये अभी चुनाव का समय आ गया है ना, इसलिए इनको अभी सब सूची बनाने का विचार प्रकट हो गया, आ गया है। इसके पहले ही कहा थे, और अभी दूसरे ग्रुप में से एक अंशी भी उनके वक्तव्य को पालन कर रहे हैं। बीजेपी में तो 2 ग्रुप चल रहा है। इनका आप देखा होगा कि नीतीश कुमार जी के नाम पर नया चेहरा खोज की गणना चल रहा था। उसी में मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम नीतीश कुमार जी के 20 में के चुनाव में हम साथ में, और आधा घंटा में जब दबाव पड़ा तो अपना ट्वीट के मिटा दिया, अपना वक्तव्य को भी चेंज कर दिए। और ऐसा किए लोग वहां कि प्रधानमंत्री जी भी वो वैसे हैं, अस्ताद जी भी वैसे हो गए, और यहाँ बिहार में, झारखंड में भी वैसे हैं, और यहाँ खोजबीन के मोदी जी के बदले में एक नया चेहरा जायसवाल जी को वैसे ला दिया गया है। इनको पता कहाँ है, कहाँ से कहाँ बात है। नीतीश कुमार जी को ये लोग जो साजिश रचे हुए थे, उसमें ये लोग सफलता प्राप्त करने की साजिश नहीं चलेगा। बीजेपी का दूसरा कद जो आप अब दूसरा लाइन ले लिए हैं, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक, और बांग्लादेश के मामला को उठाकर और ठीक सर, बाहरी लोगों की मामला उठाकर इसका ध्यान आकर्षण अलग करना चाहते हैं। ठीक, एक इंटरव्यू देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने बीजेपी के नए बने प्रदेश अध्यक्ष से कई मसलों पर खास बातचीत की है, उसको सुन लेते हैं। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हुई है, संजय जायसवाल जी है। सर, क्या बताएंगे, क्या प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि 2020 आपके सामने है? 2020 के लिए सबसे आवश्यक कार्य संगठन की मजबूती है, और अभी हमारे संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं। हर बूथ पर एक 200 कार्यकर्ताओं की बैठक हो जाए और बूथ मजबूत हो जाए, 2020 खुद आसान हो जाएगा। सर, कितनी बड़ी चुनौती होगी? कई तरह की बातें कही जा रही है, आपके ताजपोशी पर भी कई तरह की चर्चा हो रही पार्टी के अंदर ही। पार्टी के अंदर भी कई लोग हैं जो, आप देखो एनआरसी के मसले पे आपके पार्टी के कुछ नेता कुछ बोल रहे हैं, अमित शाह ने कुछ कहा, उस पर आपकी क्या? हमारे यहाँ पार्टी के प्रवक्ता जो बोलते हैं वही पार्टी का निर्णय और वही पार्टी का लाइन होता है। उसके बाहर कौन क्या बोलता है यह मेरे चिंता के विषय नहीं है। सर, एक बड़ी चुनौती है, जनता दल यूनाइटेड जो आपकी सहयोगी है, वो एनआरसी के मसले पे आपके साथ नहीं है। कई ऐसे इश्यूज पर आज भी उनके साथ आपका रार है, वो कैसे आप? अगर सारे इश्यूज पे एक होते तो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा 2 दल नहीं होता, एक ही दल होता। भाजपा का सदस्य पंच निष्ठा से बनता है, और जो हमारे मुद्दे हैं उनका हम पालन करते हैं। हर दल स्वतंत्र है अपने लाइन रखने का। अगर सब दलों की एक राय हो जाएगी तो सब दल क्यों होंगे, फिर एक ही दल होगा। तो क्या माना जाए, 2020 की चुनौती पर निपटेंगे कैसे? क्योंकि 2020 की चुनौती माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित भाई शाह जी के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे साल भर हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहता। तो ये है प्रदेश अध्यक्ष, नए प्रदेश अध्यक्ष, और पूरे दमखम के साथ देखना यह है कि 2020 की उस चुनौती को वो कैसे पार कर पाएंगे। समय के लिए से होगी धीरज के साथ मृत्युंजय कुमार। भाई, ये बात तो सही है डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय कुमार की, जब हमारे सहयोगी ने उनसे पूछा संजय जायसवाल से एनआरसी के मुद्दे पर एक बयान और एक पार्टी का अपना एक स्टैंड, तो उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि
प्रवक्ता जो बोलते हैं वही पार्टी का बयान है, दूसरा कोई भी कुछ बोलता हो वो चिंता का विषय नहीं है। लेकिन ये बहुत ही हार्ड लाइन हो गया। दूसरा कोई भी, वैसे सुशील मोदी तो बहुत बड़े नेता है बिहार के। चीजों को उन्होंने थोड़ा स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि पार्टी की लाइन क्या है, पार्टी की दिशा क्या होगी, ये हमारे प्रवक्ता अगर जो बोलते हैं तो उसको अधिकृत मानिए। वही तो निखिल मंडल जी भी कह रहे हैं कि भाई चीजों को तो स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सुशील मोदी जो बोलेंगे उसको हम अधिकृत बयान माने या इनके पार्टी के जो प्रवक्ता बोलेंगे उनको अधिकृत बयान। चूंकि सुशील मोदी जी भी हमारे यहां डिप्टी सीएम है, एक कद्दावर नेता है, तो क्या सुशील मोदी जी के बयान को हम उतनी गंभीरता से नहीं ले जिसके तरफ वो इशारा कर रहे थे? हाँ, वही तो बड़ा सवाल है। अगर गंभीरता जवाब मैं आनंद जी से ही ले लेता हूं। सुशील मोदी जी क्यों बयान दे रहे हैं? मैं आनंद जी आप ही बताइए, क्योंकि चिंता का विषय तो है, क्योंकि एक सरकार में मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 वही हैं और वो बीजेपी के हैं, और यदि उनके बयान भी चिंता का विषय नहीं है पार्टी के लिए तो फिर है क्या साहब ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन है और भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। पूरे देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं के पसीने से और मेहनत से पार्टी बनती है और विचारधारा मजबूत होता है। ऐसी स्थिति में मैं एक चीज आपको कह देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति से ऊपर हमारा दल है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वही हमारा निर्णय होगा और उसी निर्णय पर मैं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा अडिग रहेगा। लेकिन सर ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? बड़ा बिहार जानना चाहता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति का ऐसा बयान और जो पार्टी का अपना एक बयान है जिसे वो भी वाकिफ है, तो फिर इस तरह का बयान का एक विरोधाभास क्यों आ रहा है? इसके पीछे की क्या मंशा है? देखिए, बहुत ज्यादा मैंने देखा नहीं है इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। जब लोगों के वक्तव्य को ही मान्यता देंगे तो मोदी जी के बातों को क्यों उतना तूल पकड़े, क्यों मान्यता दे रहे हैं? राष्ट्रीय नेता ही का बातों को तब करना बेलूतन दिया जाएगा। और जब इनके प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने कह दिया कि जो प्रवक्ता बोलेगा हम उसी को पार्टी लाइन के हम बात को समर्थन करते हैं, तो सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम होकर बोल रहे, उनकी क्या बेलूतन रह गया है इनके पार्टी में? इनसे पूछिए तो जरा। सुन रहे हैं, आप ही पूछ रहे हैं, मुझे पूछने का दिया, आपने तो पूछ लिया, जवाब दीजिए। दीवार पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आप शांत रहिए, जवाब दीजिए। नहीं, हमारी पार्टी का निर्णय एनआरसी पर में क्लियर है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति भारत में नहीं रह सकता है और वो चाहे बिहार हो, चाहे असम हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कश्मीर हो, कहीं पर में भी अनधिकृत व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। अब आपके सहयोगी मानते नहीं कि वहाँ एक भी अनधिकृत व्यक्ति है? ये तो समय बताएगा। साथ मिलकर आप सरकार भी चला रहे हैं। देखिए, वो समय बताएगा और नहीं, उनका अपना स्टैंड है, वो अपने स्टैंड और पार्टी के निर्णय के हिसाब से चलते हैं। हमारे पार्टी का क्लियर निर्णय है। सुशील कुमार मोदी जी ही नहीं मान रहे हैं जो तो मान रहा है। सुशील जी मान रहे हैं कि नहीं, ये मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सुशील कुमार मोदी जी का अपना क्या व्यक्तित्व है और मतलब ये तो पूरे बिहार जानता है कि बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और किस स्थिति में क्या स्टेटमेंट दिया है मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं जाना है, इसलिए मैं अभी उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन माना कि वही स्टेटमेंट है जो हम लोग कह रहे हैं, जो कि है भी, तो फिर आप क्या कहेंगे? चला है, आपने देखा नहीं? नहीं तो बिना जाने मुझे कहा चले आते हैं डिबेट पे? अरे अब कह दीजिए मोदी जी को, अब नया चेहरा उनको आप रामविलास जी, आपको समझाने के लिए कि आप गरीब गुरबा की बात करते हैं और छद्म देश में जीते हैं, फालतू की बात करते हैं। आप हम के प्रवक्ता हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, इसका कोई आधार है? सरकार के साथ क्या बात करते हैं आप? अब इस गरीब गुरबा के अधिकार के हनन करने वाले के संरक्षण में उतरते हैं और कहते हैं कि गरीब गुरबा की बात करते हैं। आप गरीब गुरबा की अगर चिंता करते हैं तो एनआरसी पर हमारे साथ आइए। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। और क्या करेंगे? एक मिनट रामविलास जी प्लीज शांत हो गया। जब शीर्ष नेता के बात पर रामविलास जी हो गया। अब आप हमारे शीर्ष नेतृत्व का ये निर्णय है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का निर्णय है कि एनआरसी पर में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से समझौता हम भारतवर्ष में नहीं करेंगे, तो हमारा स्टैंड वही है और वही रहेगा। आनंद जी, एक सवाल ये भी है जो बिहार का जनमानस जानना चाहता है कि आप समझौता नहीं करेंगे, जेडीयू भी समझौता नहीं करेगी क्योंकि उस पार्टी का अपना एक स्टैंड एकदम साफ साफ है,
तो फिर सरकार ही खतरे में है फिर तो। नहीं, देखिए, सरकार तो कॉमन मिनिमम एजेंडा जो बनता है उस पर में चलती है, और कॉमन मिनिमम का हिस्सा नहीं है। देखिए, हमारी भिन्नता तो धारा 370 पर भी था, 3 तलाक पर भी था, इसके बाद भी हमारी सरकार चल रही है। उनके मतलब अपने विचार हैं, अपनी राय है, लेकिन हमारा जो स्टैंड है वो जग जाहिर है, और हमारे एक एक कार्यकर्ता अपने स्टैंड पर में स्टैंड करते हैं। सर, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, वाइंड अप करना है। 2020 पे नीतीश जी रहेंगे न चेहरा आपके? ये तो समय बताएगा, और नीतीश जी तो पार्टी का बयान है ना, इसको पार्टी का बयान मान लू ना, ये तो समय बताएगा निश्चित रूप से। चलिए भाई, समय बताएगा। बहुत धन्यवाद निखिल जी आपका, बहुत धन्यवाद रामविलास जी आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार आपका, बहुत धन्यवाद बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता आनंद झा जी आपका। विरोधाभास तो है, अब ये विरोधाभास को किस मायने में कैसे परिभाषित करे, ये निर्भर करता है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर। और ये भी देखना होगा कि सुशील मोदी जी का बयान यूं ही हल्के में तो नहीं आप खारिज कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के वो उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने यदि वो मिलता जुलता स्टैंड के साथ अपना बयान को जारी रखा है, जो कि नीतीश कुमार और जेडीयू का अपना स्टैंड है कि बिहार में एनआरसी की जरूरत नहीं है, तो शीर्ष नेतृत्व समझे कि बिहार में वाकई जरूरत आखिर किसकी है। नमस्कार।